Hello friends, welcome back in Green Leaf classes. In last video we discussed about type of food and some side effect of malnutrition. So today we discuss about human health and what are properties of drinking water and what are harmful effect of polluted water. So let's start. We humans are exploiting the available limited water sources in such a manner that in the near future we will have water crisis. तो हम इंसान इस तरह से पानी का दोहन कर रहे हैं जो अवेलेबल है अपने लिमिट वाटर सोर्सेज में, जो इस तरीके से इनका अपने दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही जो पानी की जो समस्या है, जल संकट है, वो विकराल रूप में अपने सामने आ जाएगा. मोस्ट ऑफ यूजेबल वाटर कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज. तो ज़्यादातर जो पीने योग्य जो पानी है यूजेबल वाटर है वो नदियों से, झीलों से और अंडरग्राउंडेड जो सोर्सेज है, भूमिगत स्रोत हैं, उनसे मिलता है. वाइल यूजिंग द वाटर वी आर आल्सो पोल्यूटिंग इट. वाइल यूजिंग द वाटर, हम पानी पीने के साथ इसे क्या पोल्यूट भी करते हैं, प्रदूषित भी कर रहे हैं. इन दिस वे वी आर हर्टिंग आवर लाइफ डोनर विद डबल एजेज स्वॉर्ड. तो इस तरह से अपना जो अपना जीवन दाता है, जल के अपना जीवन दाता है, इस पे अपने द्विधारी तलवार से अपने इस पे वार कर रहे हैं. एक तो अपने जल का उपयोग भी कर रहे हैं और दूसरा जो अपने को जीवन देता है जल, और दूसरा अपने इसको पोल्यूट भी कर रहे हैं. तो इस तरह से अपने इस पे द्विधारी तलवार से अपने इस पे वार कर रहे हैं. इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर. तो यह यूजलेस होगा कि अपने डिस्कस करें पानी के यूजेस, वाटर के यूजेस के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करना क्या है, व्यर्थ है. इफ़ यू से वाटर इज़ लाइफ, यदि आप कहें कि जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, then it would not be an exaggeration. तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी. वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए अपने यूज में लेते हैं, उपयोग करते हैं. प्रिपेयरिंग फूड, भोजन बनाने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग यूटेंसिल कपड़े धोने में और बर्तन धोने में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज कृषि में और उद्योगों में. वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो पानी धरती पे एक ऐसा ही प्राकृतिक नेचुरली जो पाया जाता है अपनी प्रकृति में, ऐसा एक ये प्रोडक्ट है जो तीनों स्टेट में अवस्था में पाया जाता है. सॉलिड में भी, सॉलिड फॉर्म में आइस, बर्फ़, लिक्विड में वाटर और गैस, वेपर, भाप में. तो पानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने प्रकृति में जो प्राकृतिक तौर पे तीनों ही अवस्थाओं में अपने धरती पे पाया जाता है. The water which we get contain many type of particles and microorganisms. तो अपने जो पानी प्राप्त करते हैं, many type of particles, उसमें बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीव. सम ऑफ दीज आर यूजफुल वाइल द अदर आर हार्मफुल फॉर अस. तो इनमें से कुछ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ अपने लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ इनमें से हैं जो अपने लिए हार्मफुल होते हैं. पोर्टेबल वाटर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो पोर्टेबल वाटर है यानी पीने योग्य जो पानी है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए. वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स एंड वेजिटेशन शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स. तो वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल्स. तो पानी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो विजिबल पार्टिकल्स हैं वो न हो, वेजिटेशन वनस्पति न हो. शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं,
वो न हो। pH ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस, जो उसकी pH है पानी की वो बैलेंस्ड हो, संतुलित। तो वाटर मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो पीने योग्य जो पानी है उसमें जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में घुली हो, डिजॉल्व हो। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू कैरी आउट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो पानी है जो किस में हेल्प करता है, जो डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो अलग अलग जो शरीर की अपने जो जिम्मेदारियां हैं शरीर की, उनको निभाने में जो पानी है वो वाटर हेल्प करता है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज कैरिड आउट बाय वाटर, तो जितनी भी अपने मेटाबॉलिक जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर वो पानी के द्वारा ही पूरी होती हैं। देयरफॉर ए डॉक्टर आल्सो सजेस्ट्स अस टू ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, तो इसलिए डॉक्टर अपने को जो 8 से 10 ग्लास पानी 8 ग्लास पानी है जो पीने के लिए सुजेस्ट करते हैं कि डेली मिनिमम 8 ग्लास पानी अपने को पीना चाहिए। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ़ यू डू मोर फिजिकल वर्क, तो आप यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर, यदि आप क्या फिजिकल वर्क करते हो, कोई शारीरिक परिश्रम करते हो, तो आपको पानी है जो वो ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। टॉक्सिक एलिमेंट कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे, 8 से 10 ग्लास पानी है जो पर डे अगर अपने पीते हैं तो जो टॉक्सिक एलिमेंट अपने शरीर के अंदर मौजूद हैं, जो विषाक्त पदार्थ, वो शरीर से बाहर निकल आते हैं। एंड बॉडी रिमेन डिजीज फ्री, और शरीर हमारा है वो डिजीज फ्री रहता है, रोग मुक्त रहता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक द बॉडी हेल्थी एंड एनर्जेटिक, एडिक्वेट अमाउंट पर्याप्त मात्रा में पानी हो तो इन मेक द बॉडी, अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद तो मेक द बॉडी हेल्थी, शरीर को स्वस्थ रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में। एंड बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, और शरीर में थकान महसूस नहीं होगी। वाटर मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर इन बॉडी, तो शरीर पानी है जो शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उनको बनाए रखता है, कायम रखता है। दैट इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी पावर एंड सस्टेबिलिटी टू डिजीज डिक्रीज, और ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, इसको भी इंक्रीज करता है, और जो बीमारियां होने का खतरा है वो भी इससे कम हो जाता है, कम रहता है बीमारी का खतरा होना, अगर अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी है वो मौजूद रहे। अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी इफ एबिडेंट वाटर इज ड्रिंक, तो अननेसेसरी जो अनचाही जो फैट है, चर्बी है अनावश्यक, वो भी अपने शरीर में जमा नहीं होगी अगर अपने प्रचुर मात्रा में पानी पिए। सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर रेड्यूस द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी टू द बॉडी, अगर सफिशिएंट मात्रा में, अपने पूर्ण मात्रा में अगर पानी पिएंगे तो जो एलर्जी होने के, किसी भी तरह की एलर्जी हमारे शरीर में होने के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, रेड्यूस हो जाते हैं। इन एडिशन टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज आल्सो डू नॉट ऑक्यूर, और पर्याप्त मात्रा में अगर पानी पिएंगे तो इन्फेक्शन ऑफ टू लंग्स, तो फेफड़ों में जो संक्रमण है, अस्थमा और इंटेस्टाइनल डिजीज, जो आंत से संबंधित बीमारियां, आल्सो डू नॉट ऑक्योर, ये नहीं होती। रेगुलरली ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर आल्सो अवॉइड्स द डेंजर ऑफ कैलकुलस, तो कैलकुलस मीन्स पथरी, अगर रेगुलरली अपने भरपूर पानी पिएंगे तो पथरी होने का खतरा है वो भी टला रहता है, अवॉइड रहता है, पथरी होने की संभावना बहुत ही कम होती है अगर अपने पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इसलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं अगर किसी को कैलकुलस से पथरी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की एडवाइस दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से पथरी बनने का खतरा है वो कम रहता है। ड्रिंकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने
पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग हैं वो नहीं अपने को घेरते पकड़ते। साइड इफ़ेक्ट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अब दूषित जल कंटेमिनेटेड वाटर है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं देखते हैं उसके बारे में। मैनी डिजीजेस ग्रिप्स अस इफ़ द पोटेबल वाटर इज कंटेमिनेटेड। तो बहुत सारी बीमारियां उनकी चपेट में अपने आ जाते हैं, वो अपने को ग्रिप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं अगर अपने जो पोटेबल वाटर अपने पीने वाला जो पानी है वो प्रदूषित हो, कंटेमिनेट हो। These diseases are carried by the presence of pathogenic microorganism in the water। ये बीमारियां पानी में जो रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक जो हैं, जिनको अपने रोग कारक भी कहते हैं, रोगाणु जिसको बोल देते हैं पैथोजेनिक, विच एंटर इनटू द बॉडी विद वाटर। ये पानी के साथ शरीर में एंटर कर जाते हैं। द मेन पैथोजेंस आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। तो मेन पैथोजेंस हैं जो जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वो क्या हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स, जिनको कृमि कहा जाता है। तो ये हैं विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि, ये प्रमुख जो पैथोजेंस हैं। These pathogens causes cholera, dysentery like diseases and can easily affect anyone। तो इनके कारण जो बीमारियां पैथोजन के कारण, कोलेरिया जिसको बोला जाता है, हैजा, dysentery like disease and can easily affect anyone। और पैचिस जैसी बीमारियां वो भी किसी को आसानी से अपना जो है शिकार बना सकती हैं, किसी को भी आसानी से इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कंटामिनेटेड वाटर कैन केजेस मैनी कम्युनिकेबल डिजीज। तो गंदे पानी से कई तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वायरल जो बीमारियां, संक्रमण है, वो हो सकते हैं। इट में आल्सो केजेस डेंजरस डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। तो वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी अपने बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है द पैथोजेंस केजेस कोलेरिया, dysentery like disease and can easily affect anyone। Contaminated water can causes many communicable diseases। It may also causes dangerous disease like hepatitis, flu, typhoid, jaundice etc। तो ये कुछ बीमारियां जो पैथोजन के कारण हो सकती हैं, संक्रमण के कारण। It may also draconiculosis was once a serious problem in राजस्थान। ड्रैकनक्लोसिस वाज वन से सीरियस प्रॉब्लम इन राजस्थान। तो एक बार क्या जो खतरनाक बीमारी जिसको बोला जाता है बाला या नारू रोग, राजस्थान में गंभीर समस्या बन गई थी इस बीमारी का। ए वर्म ड्रैकनक्लोसिस मैंडिनेसिस इज द केजिंग एजेंट। तो इसका कारण था जो बाला या नारू रोग का ड्रैकनक्लोस मैंडिनेसिस नामक एक वर्म कीड़ा था। द फीमेल ऑलवेज ले इट्स एग इनसाइड वाटर आउट ऑफ द हॉर्स बॉडी। तो जो मादा कृमि कीड़ा है अपने अंडे ये ह्यूमन बॉडी के, मानव शरीर के बाहर जल में देती है।
दिस डिजीज सेपरेट टू अदर पीपल इफ़ द कंटेमिनेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। अगर वही फिर अपने कोई भी इंसान वो ड्रिंकिंग पानी है वो ड्रिंक कर लेगा तो ये बीमारी उसमें फैल जाएगी। नो पेशेंट ऑफ ड्रैकनोसिस हैज़ बीन फाउंड आफ्टर द ईयर 2000। तो इसके बाद 2000 के बाद कोई भी जो ड्रैकनोसिस वाला पेशेंट है वो नहीं पाया गया इसके बाद। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय नारू एब्ल्यूशन प्रोग्राम। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के बाद 2000 सन के बाद कोई भी पेशेंट वो नहीं पाया गया। टू स्टॉप इट्स री-एमरजेंसी एंड टू रेस्क्यू फ्रॉम वाटर बिकम डिजीज ड्रिंकिंग वाटर to stop its re-emergence and to rescue from water-borne diseases, drinking water should be filtered। तो इस रोग के पुनः उद्गमन को रोकने के लिए कि दोबारा न हो, री एमरजेंसी यानी दोबारा न उसका पुनः उद्भव न हो, इसके लिए वाटर बॉर्न डिजीजेज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड। तो जो पीने वाला पानी है वो वाटर शुड बी फिल्टर्ड। कैसा होना चाहिए? फिल्टर क्या पानी को छान कर पीना चाहिए, इसको ये रोग दोबारा न उसको उससे बचाव हेतु। बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर बिफोर यूज़। फिल्टर करके पानी को उबाल के फिर ठंडा करके इसका यूज करना चाहिए। बाथिंग वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर पॉन्ड्स शुड बी प्रोहिबिटेड एंड द वाटर reservoirs should be cleaned frequently because healthy tomorrow is where there is healthy water। bathing washing clothes in river तो पानी में नहाना, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना नदियों नहरों में पॉन्ड्स तालाबों में शुड बी प्रोहिबिटेड मना होना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए। एंड द वाटर रिजर्वायर शुड बी क्लीन्ड फ्रिक्वेंटली। और जो वाटर रिजर्वायर हैं समय समय पर इनकी जो फ्रिक्वेंटली सफाई होते रहना चाहिए। हेल्थी टुमारो इज़ वेयर देयर इज़ हेल्थी वाटर। तो स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। अगर जल स्वस्थ होगा, स्वस्थ जल पिएंगे तो अपने भी स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, तो अपने थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेते हैं। पोर्टेबल वाटर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पोर्टेबल वाटर है उसमें विजुअल पार्टिकल्स हैं वो नहीं होने चाहिए, और जो माइक्रोब्स हैं हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो नहीं होने चाहिए। जो पीएच है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, और कम से कम हमें दिन में 8 गिलास पानी है जो वो पीना चाहिए अपने को स्वस्थ रहने के लिए। और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं पोल्यूटेड वाटर के? तो इससे कई तरह की जो बीमारियां हैं जैसे संक्रामक बीमारी होगी, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये होगी, और कोलेरिया डायसेंट्री, तो इस तरह की हैजा पेचिस जैसी बीमारियां ये भी अपने को हो सकती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा। तो ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट एक्यूमुलेटेड Obesity is that condition when excessive body fat get accumulated in the body to the extent that it start to have harmful effect on health। तो obesity कौन सी स्थिति होती है मोटापा? when excessive body to fat get accumulated, जब अपने शरीर में अत्यधिक जो शारीरिक वसा है वो
जमा हो जाए इन द बॉडी टू एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट टू हैव हार्मफुल इफेक्ट टू द हेल्थ। तो जिसके स्वास्थ्य पर क्या हो, हानिकारक प्रभाव डालने लग जाए जो। दिस कुड रिड्यूस द पोटेंशियल एज, जिसके कारण जो संभावित आयु है, पोटेंशियल एज है, वो घटा सकता है मोटापा, ओबेसिटी। द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड दिस कुड रिड्यूस द पोटेंशियल एज बॉडी मास इंडेक्स BMI इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है BMI की, बॉडी मास इंडेक्स पूछ लिया था, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। और ये BMI काम किसके आता है, ओबेसिटी उसको मेजर करने के। व्हेन द BMI इज बिटवीन 25 to 30 kg per meter square इट इज प्री ओबेसिटी स्टेज। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है, ये अगर 25 kg पर मीटर स्क्वायर से अगर 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाए तो ये प्री ओबेसिटी स्टेज होती है। और अगर इससे ऊपर चली जाए वैल्यू 30 से, तब अपने क्या कहेंगे, उसको ओबेसिटी, मोटापा कहेंगे। तो प्री स्टेज, प्रारंभिक स्टेज में मोटापे क्या होती है, 25 kg पर मीटर स्क्वायर टू 30, ये प्रारंभिक प्री स्टेज है ओबेसिटी की। और अगर ये 30 kg पर मीटर स्क्वायर से अबव चली जाए BMI बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू, तब उसको अपने क्या कहेंगे, ओबेसिटी कहेंगे, मोटापा कहेंगे। ओबेसिटी इज एसोसिएटेड with many diseases such as heart disease, diabetes mellitus, sleep apnea, many type of cancer and osteoarthritis। तो जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो बहुत तरह की बीमारी से जुड़ा रहता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, हृदय से संबंधित जो बीमारी है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, मेलिटस, मधुमेह रोग वो हो गया, स्लीप एपनिया, और जिसको बोलते हैं नींद की बीमारी, निद्राकालीन, मैनी टाइप ऑफ कैंसर, बहुत तरह के जो कैंसर, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और अस्थिसंधियार्थी, जो ये कुछ बीमारियां हैं जो मोटापे से हो सकती हैं। तो जितनी ओबेसिटी, मोटापा अधिक हो, उतना ही शरीर हमारा बीमारियों से जगड़ता जाएगा। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर ओबेसिटी, द इम्पोर्टेंट वन आर ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। तो क्या कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के, बहुत सारे कारण हैं ओबेसिटी के, उनमें से एक है द इम्पोर्टेंट वंस आर ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन। तो इनमें से क्या है, वजन बढ़ना, वेट गेन, किसके कारण, इज ड्यू टू इम्बैलेंस, असंतुलन होना, इनटेक ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ली गई है, और इट्स यूज, और उसका यूज। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, ली गई ऊर्जा में और इस यूज की गई ऊर्जा में, तब मोटापा बढ़ जाता है। ईटिंग हाई फैटी फूड, ज़्यादा फैटी फूड खाने से, जंक फूड से और सिंथेटिक फूड खाने से भी मोटापा बढ़ता है। लेस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है वो कम करने से, हाइपोथायरॉयडिज्म, sedentary lifestyle without proper physical work, fat start accumulate in the body।
तो जो एक्सरसाइज कम करना, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो विदाउट प्रॉपर फिजिकल वर्क से, परिश्रम न करने से, शारीरिक काम वर्क न करने से फैट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, जिसके कारण जो चर्बी हमारे शरीर के अंदर जमा होने लग जाती है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी भी कहा जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ब्लड प्रेशर की? ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है? तो क्या होता है ब्लड प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, जो प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड लगाया गया जो प्रेशर है दाब ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स, जो रुधिर वाहिकाएं हैं, बाय द ब्लड फ्लोइंग इन इट, तो उसके अंदर जो ब्लड जब बहेगा तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा ब्लड वेजल्स पे, इसी को अपने क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ये पूछ लिया था ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है? तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। Arteries are those blood vessels which carry blood from the heart to all the tissue and organs in the body। तो आर्टरीज जिनको बोलते हैं धमनियाँ, इनका काम क्या होता है? ये हार्ट से ब्लड को सभी उत्तकों तक, अंगों तक ले जाती हैं। आर्टरीज जो है हार्ट से रुधिर को बाहर ले जाती हैं सभी उत्तकों तक और अंगों तक। ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक लाइक 120/80। तो ब्लड प्रेशर को बीपी को किसी एक्सप्रेस किया जाता है? सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक, या 120, जैसे कि 120/80। सिस्टोलिक इज द अबव नंबर दैट शो प्रेशर ऑफ आर्टरीज। तो ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ब्लड प्रेशर है जो आर्टरीज में, उसको रिप्रेजेंट करता है। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, जब हार्ट क्या होता है? हार्ट में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आर्टरीज ब्लड को जो आर्टरीज में पंप करता है हार्ट, तो वो वैल्यू है जो वो सिस्टोलिक कहलाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो 120। डायसिस्टोलिक इज द नंबर बिलो द शो दैट शोज द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड इट्स मसल्स बिकम लूज। तो डायसिस्टोलिक क्या होता है? दैट शो द प्रेशर ऑफ आर्टरीज, धमनियों का प्रेशर, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट का रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाता है, एंड इट्स मसल्स बिकम लूज, इसकी जो मांसपेशियाँ हैं जो वो क्या हो जाएं? लूज। तो ऊपर वाला हो जाए इसको बोलते हैं अपने सिस्टोलिक, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको डायसिस्टोलिक। तो ये बीपी को मेजर इससे क्या कहते हैं? द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज बिटवीन 90 to 120 mm mercury level at डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 60 to 80 mm। जो सिस्टोलिक है उसकी वैल्यू होती है एक नॉर्मल पर्सन में 90 to 120 मर्करी लेवल। तो कितनी? 90 to 120 सिस्टोलिक में और 60 to 80 डायसिस्टोलिक में। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्नोमेनोमीटर। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो इक्विपमेंट है कौन सा यूज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को, तो कौन सा होता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है बीपी को चेक करने के लिए, स्फिग्नोमीटर। स्टेफन हेल्स इन 1733 मेजर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले स्टेफन हेल्स ने 1733 में एक घोड़े का जो है ब्लड प्रेशर वो पहली बार चेक किया था। एंड कोपलन हैड डिफाइंड ब्लड प्रेशर इन 1983। तो कोपलन ने 1983 में ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। लो ब्लड प्रेशर, अब दो टाइप होते हैं बीपी के ब्लड प्रेशर के, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप और
उच्च रक्तचाप। तो लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज़ व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज एंड वेन्स इज अब नॉर्मली लो। तो क्या होता है लो ब्लड प्रेशर? व्हेन द ब्लड प्रेशर इन योर आर्टरीज, जब धमनियों में जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो, एंड वेन्स इज अब नॉर्मली लो, जब क्या वो कम हो। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, अत्यधिक जब ब्लड प्रेशर है वो क्या हो, कम हो। देन द ऑक्सीजन एंड द नरिशिंग फूड डोंट रीच द इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, thus these organs stop working properly and can damage the organ permanently। तो अगर बीपी क्या हो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो जो ऑक्सीजन है और जो न्यूरिशिंग फूड है वो अपने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, ब्रेन, किडनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी और ये काम करना है जो ये अंग अपने बंद कर देंगे और परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये था लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर होता है जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें जो बहने वाला रुधिर है वो क्या हो, लो प्रेशर के साथ बहे। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। तो जब धमनियों में ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ बहे तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ क्रिएटेड बाय एंग्जाइटी, एंगर, जेलसी, कन्फ्यूजन, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड। तो ये किन किन कारण से होता है जो हाई ब्लड प्रेशर है? एंग्जाइटी चिंता, एंगर क्रोध, जेलसी ईर्ष्या, कन्फ्यूजन भ्रम, ईटिंग मोर फूड और आवश्यकता से अधिक खाना खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट, मीट, टी, सिगरेट, एल्कोहल, sedentary life and absence of exercise। कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, चीनी, स्पाइसेस मसाले, ऑयल तेल, घी, पिकल अचार, स्वीट्स मिठाइयाँ, मीट मांस, टी चाय, सिगरेट, अल्कोहल शराब और सेडेंटरी लाइफ श्रमहीन जीवन। सेडेंटरी लाइफ यानी श्रमहीन जीवन, उसके कारण एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज और व्यायाम के एब्सेंस में अभाव में ये जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट। तो समय पे हाई ब्लड प्रेशर है इसका जो उपचार है वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। सच पेशेंट शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फ्रूट्स, पैक्ड फूड, stuff should be avoided, amount of calcium and magnesium in food should be balanced। तो ऐसे जो मरीज हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनको क्या करना चाहिए? सच पेशेंट शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम, ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें क्या पोटेशियम हो, जैसे कि फ्रेश फ्रूट ताज़ा फल, पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड, और जो डिब्बे में बद सामग्री है पैक्ड फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन फूड शुड बी बैलेंस्ड, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बैलेंस है भोजन में वो भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ईट मोर फूड आइटम दैट कंटेन फाइबर, सैचुरेटेड फैट शुड बी रिड्यूस। जो ईट मोर फूड आइटम दैट कंटेन फाइबर, तो ऐसे भोजन ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें क्या फाइबर और रेशियो। सैचुरेटेड फूड शुड बी रिड्यूस, और जो सैचुरेटेड फूड है, संतृप्त जो फूड है जैसे कि क्या हो गया मीट और वेजिटेबल, घी, ये अवॉइड करना चाहिए। इन एडिशन एक्सरसाइज रेगुलरली, और
इसके साथ ही जो व्यायाम है वो नियमित लगातार करते रहना चाहिए। वॉकिंग फॉर 30 मिनट इन द बेस्ट एक्सरसाइज, तो 20 मिनट तक वॉक करना, चलना क्या एक अच्छी एक्सरसाइज है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम शुड बी डन डेली। योग और मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान और प्राणायाम शुड बी डन डेली, तो ये लगातार डेली अपने करते रहना चाहिए। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग और जो धूम्रपान और ड्रिंकिंग एल्कोहल जो शराब पीना ये अवॉइड करना चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।